ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, ठीक है। और उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने मतलब कुछ पॉइंट्स बताए थे, लेकिन लास्ट में उससे एक मिस्टेक हो गया और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक एटम के न्यूक्लियस से इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर एक चार्ज पार्टिकल है और वो क्या करता है, कंटिन्यूसली मोशन करता है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा। जब एनर्जी को लूज करेगा तो क्या करेगा, मतलब वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। असल में ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। और आपके पास क्या होता है, हमारे पास मतलब अकॉर्डिंग टू अगर एक चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली क्या करता है, मोशन करता है, एनर्जी इमिट करता है, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस आना चाहिए। लेकिन हमारे पास असल में आता है लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें क्या होती है, क्लियर कट बाउंड्रीज होती है। तो मतलब ये आया कि आप लोगों के पास रदरफोर्ड इन क्वेश्चंस के आंसर में क्या आया, क्या हुआ, फेल हुआ। इन क्वेश्चंस के आंसर उसने नहीं किए, इसके आंसर कौन करेगा, नील बोर करेगा, ठीक है। और नील बोर आप लोगों के पास क्या देता है, वो आप लोगों के पास देता है पोस्टुलेट्स, ठीक है। पोस्टुलेट्स आप लोगों के पास क्या होता है जी, all those points which are acceptable without any experimental proof is called what, is called postulate, ठीक है। all those points which are acceptable without any experimental proof, for example मैं बोलता हूँ मेरे सर पर 1000 बाल है, तो आप मानोगे, अगर आप यकीन नहीं करते तो मैं आपसे बोलता हूँ आ जाओ गिन लो, तो क्या आप गिन सकते हो, नहीं। तो फिर आपको मेरे बात पर यकीन करना होगा। दिस इज कॉल्ड पोस्टुलेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पोस्टुलेट। तो नील बोर ने क्या दिए हैं, पोस्टुलेट दिए हैं। और उसमें फर्स्ट नंबर क्या है आप लोगों के पास है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, क्या, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus in a fixed circular path called what, called orbit। ऑर्बिट का वर्ड किसने यूज नहीं किया था, रदरफोर्ड ने यूज नहीं किया था। अब आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब अगर आपको मैं क्या करूं, आपको मैं मतलब मजबूर करूं एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए, तो मैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूंगा कि नहीं दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे हम कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो F कूलम्बिक फोर्स क्या करता है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर रोटेट, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई R। ये क्यों, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट, मतलब क्या करता है, मोशन करता है। तो देखो बोहर का पॉइंट ठीक हुआ, रदरफोर्ड का पॉइंट ठीक हुआ कि नहीं, कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है। आपने मौत का कुआं देखा है कि नहीं, कि मोटरसाइकिल क्या करता है, वो जो दीवार पर क्या करता है, मोशन करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स उस पर लगता है कि नहीं लगता। अब अगर वो क्या करता है, जितना फास्ट मूवमेंट करेगा तो वो क्या करेगा, वो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर उसने मोशन क्या, उसकी स्पीड कम हुई तो वो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ये चीजें होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। तो देखो कूलम्बिक फोर्स आप लोगों के पास क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मोशन करता है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था उसका। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट आप लोगों के पास 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जहां पर आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेट्स सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है,
तो ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है ऑर्बिट्स। मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन अपने सबसे ज्यादा टाइम को स्पेंड करता है। ऑर्बिट वो जगह है जहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर वो अपना टाइम क्या करता है, मैक्सिमम स्पेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप इस अकेडमी में हो, ठीक है, तो देखो ये आपका ऑर्बिट हुआ। अब आप इस क्लास में क्या करते हो, ज्यादा टाइम को स्पेंड करते हो कि नहीं, तो ये ऑर्बिटल हुआ, ठीक है। तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां पर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है, किसी भी में भी हो। एक बात याद रखना, बोहर का जो मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हुआ तो देखो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा टू स्टडी। तो इसी वजह से बोहर ने क्या किया था, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को क्या किया था, मतलब एप्लीकेबल है ओनली, स्टडी किया था, ठीक है। इंशाल्लाह बाद में हम इसके वो पढ़ेंगे ड्राबैक सब कुछ, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है वो, लेकिन मैं जस्ट आपको इतना बताता हूँ कि देखो यहाँ पर अब जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्टडी करना इजी है। लेकिन अगर एक और इलेक्ट्रॉन आया तो अट्रैक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आ जाएगा, जिसकी स्टडी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus on those orbits whose angular momentum, क्या angular momentum is equal to nh upon 2 pi, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, NH अपॉन 2 पाई हो। और n आप लोगों के पास एक इंटीजर है जिसका वैल्यू होता है 1, 2, 3। मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर हो सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, उस ऑर्बिट का ये हो। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पहले एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। देखो आप लोगों के पास L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये L आप लोगों के पास क्या होता है, देखो L इज इक्वल टू R क्रॉस F, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था। मोमेंटम का क्या, मोमेंटम के मूवमेंट को बोला जाता है, क्या मोमेंटम के मूवमेंट को बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, ये मोशन करता है कि नहीं करता, ठीक है, क्या करता है, मोशन करता है। तो इसकी वेलोसिटी v है, मास क्या है, m है, और यहां पर ये रेडियस क्या है, r है, क्या है, r है। तो यहां पर आप पुट करें L इज इक्वल टू R क्रॉस M इंटू V, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा थीटा लगाते हैं, साइन थीटा। तो L इज इक्वल टू MVR साइन थीटा। अब देखिए आप लोगों के पास ये तो स्केलर है, V और R क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो देखो ये क्या है आप लोगों के पास R, और ये क्या है V, तो एंगल कितना है 90, तो साइन 90 किसके इक्वल होते हैं 1। तो L आप लोगों के पास इक्वल हो जाएगा MVR का। तो इट्स मीन दैट MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या है, MVR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहां पर ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये 2 पाई भी आपके पास कांस्टेंट है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो असल में ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम पूछूं तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे MVR इज इक्वल टू N की जगह 1H अपॉन 2 पाई,
तो h/2π आप लोगों के पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम है। मतलब ये आप फाइंड करें तो आप लोगों के पास आ जाएगा। इसमें क्या बात है। अगर सेकंड की फाइंड करना चाहते हो तो आप n की जगह क्या पुट करें, 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2h/2π, तो ये और ये कैंसल, आपके पास आ जाएगा h/π। अब क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3h/π, आप मुझे ये बताएं कि ये कौन से ऑर्बिट में क्या करता है, ये किस ऑर्बिट की बात हो रही है, किस ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम आपके पास ये होगी। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, nh/2π। अगर n की जगह मैं 6 पुट करूं, h/2π, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3h/π आ गया कि नहीं। तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट। तो इट्स मीन 6 ऑर्बिट की बात हो रही थी। तो देखो आपको मोमेंटम गिवन है, आप ऑर्बिट को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। या आपको अगर ऑर्बिट गिवन हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए ये फर्स्ट शेल है जिसको हम बोलते हैं KLM, इसके बाद क्या N। अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं कि एंगुलर मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, तो यहां पर देखिए MVR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इट्स मीन दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ वाटर आप लोगों के पास M इज ग्रेटर देन L इज ग्रेटर देन K। या ये टर्शियल है तो 3 इज ग्रेटर देन, मतलब N की वैल्यू गिवन है 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये आप लोगों के पास बोहर का सेकंड पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास कौन से ऑर्बिट्स में हो सकते हैं, उस ऑर्बिट्स में हो सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, जिसका एंगुलर मोमेंटम आप लोगों के पास nh/2π हो। एलन जर्विस इसका बिल्कुल दुश्मन है, वो अपने बुक में लिखता है कि बोहर को खुद भी इसका पता नहीं था कि nh/2π का मतलब क्या है, और हम इस पर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं। ये तो उसके साथ इसका कोई एविडेंस ही नहीं था। ये तो पोस्टुलेट से ऑल दो अभी प्रूफ हो रहे हैं, लेकिन ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एक्सेप्टेबल विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसने दिए हैं, बाद में ये फेल करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, वो पोजीशन और मोमेंट मतलब दोनों को एक साथ कैसे फाइंड करते हो, इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होता है, मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने की वजह से आप लोगों के पास फिर ये भी फेल हो जाता है। ठीक है, ऑर्बिट के साथ वो एग्री भी नहीं है। ऑर्बिट तो आप लोगों के पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है। ओके, अब इसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है, ये तो सेकंड पोस्टुलेट हुआ। आप लोगों के पास इसके बाद जो पोस्टुलेट, ईच अलाउड ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी। आप लोगों के पास ओनली दोज ऑर्बिट अलाउड है जिसकी एनर्जी क्या हो, डेफिनेट हो, मीन मालूम हो, फाइन हो, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट आर अलाउड having what, having definite एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, डिफिनिट होती है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्या, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट। क्या, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट। और अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वो ना एनर्जी को लूज करता है और ना एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। लेट्स सपोज ये एक स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी क्या है, डिफाइन है, फिक्स्ड है। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, अपवर्ड जाए, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर लोअर में आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा।
ठीक है, लेकिन एनर्जी आपके पास क्वांटाइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एनर्जी आपके पास है 10 जूल, इसकी एनर्जी आपके पास है 20 जूल, और इसका है आप लोग के पास लेट सपोज 2 जूल। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो है 10 जूल। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जूल को भी करे, 3 को भी करे, 5 को नहीं, क्योंकि वो यहां पर उसके लिए कोई ऑर्बिट ही नहीं है। ठीक है, देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। हम बोलते हैं 1 के बाद 1.1 आता है तो ये एक कंटिन्यूस मैनर है, लेकिन अगर मैं 1 बोलूँ, 2 बोलूँ, 3 बोलूँ तो ये एक डिसकंटिन्यूस मैनर है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन को एब्जॉर्ब जिसकी एनर्जी क्या हो? 10 जूल हो। अगर 10 जूल से कम हो तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्बिट है ही नहीं कि वो उसमें क्या करे, उसमें मतलब अपने लिए जगह बनाए और वहाँ पर चले जाए। अगर ये प्रोटॉन को क्या करता है? इमिट करना चाहता है, तो कौन से कितने एनर्जी वाले को कर सकता है? 7 जूल, क्योंकि 8 जूल, क्योंकि इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस क्या है? 8 जूल का है। तो देखो आप जो एनर्जी डिफरेंस को फाइंड करते हो तो वो आप लोगों के पास होता है डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये आपके पास क्या है? एनर्जी का मतलब पोस्टुलेट है, एनर्जी पोस्टुलेट है। ठीक है, मतलब आप लोगों के पास इन दोनों में जितना एनर्जी डिफरेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना चाहता है तो उतना एनर्जी लूज करेगा, अगर यहाँ से जाना चाहता है तो उतना एनर्जी गेन करेगा। उसके अलावा वो किसी भी प्रोटॉन के लिए इनएक्टिव है, मतलब वो ओनली वो प्रोटॉन, यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ओनली उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जिसकी वजह, मतलब अगर हम इसका और इसका डिफरेंस निकालें तो उसका सेम आना चाहिए, या इसका और उस एनर्जी प्रोटॉन का डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, या कोई और हो, मतलब किसी शील्ड के साथ मैच करना चाहिए। तो वहाँ पर घर में जाना चाहिए ना। अगर आपने लेट सपोज यहाँ पर 10 जूल है, 5 जूल दे दिया तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कोई है ही नहीं। ठीक है, और ये आपके पास इक्वल होता है HF का अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये आपके पास थर्ड पोस्टुलेट हुआ। यही 3 पोस्टुलेट है, अपने आप से बुक्स में ज़्यादा गिवन होते हैं ये चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ। फिर बोलते हैं कि इन द गिवन शीट इलेक्ट्रॉन डजंट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। फिर बोलता है थर्ड पार्ट, इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट मूव्स टू द हायर एनर्जी लेवल। फिर फोर्थ पोस्टुलेट, इफ इट रिलीज एनर्जी तो इट मूव्स लोअर एनर्जी शेल। तो अपने आप से ये मशरूतिया लोग फिर कर दे, अरे एक पोस्टुलेट से आपने 5 पोस्टुलेट बनाए। हम क्या करते हैं? लॉ की डिफिनीशन करते हैं। असल में लॉ की स्टेटमेंट होती है और हम फिर उसमें सेंटर में आर भी दे देते हैं दूसरा डिफिनीशन। ठीक है, तो वो तो एक स्टेटमेंट है, उसने दिया है, वो फिक्स, उसमें आप रद्द बदल चेंज, ये तो कोई वो चीज़ नहीं है कि आपने आर दे दो किसी और तरीके से भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये एक ही पोस्टुलेट है कि आपके पास अगर एक स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट में क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एनर्जी को ना इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। अगर एनर्जी को गेन करता है तो हायर एनर्जी ऑर्बिट, और अगर लूज करता है तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट। और ये एक ऐसा ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओनली एनर्जी गेन कर सकता है, लूज नहीं कर सकता। ये बात भी याद रखना, क्योंकि अगर लूज किया तो न्यूक्लियस पर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, और एटम आपके पास क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन ओनली एब्जॉर्ब करता है, इमिट नहीं करता? फर्स्ट 1s। आप अक्सर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक ये बात भी याद रखना कि ये ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है,
क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन आ जाता है, तो फिर क्या होता है, मतलब वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। फिर वो बोहर ने तो सिंपल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस को क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो ये तो उसके क्या हुए, पोस्टुलेट हुए। अब हम इसके ड्रॉबैक सब कुछ लास्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट इसकी किस पर आते हैं, आप लोग के पास एप्लीकेशन पर आते हैं। और एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। क्या? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वेव होता है कि पार्टिकल होता है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन वेव होता है कि पार्टिकल होता है? इलेक्ट्रॉन ड्यूअलिटी को शो करता है, आगे डिस्कस करेंगे ये। अच्छा, आप लोग के पास रेडियस, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये इज़ अ पार्टिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव होता है, देखो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है तो वो बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, तो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव काम करता है, ठीक है। लेकिन जब बहुत दूर होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। जब कम होती है तो उसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इस पर डिपेंड हम स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हम फर्स्ट हाइड्रोजन फिर हीलियम प्लस, ठीक है, उसकी बात करेंगे। लेकिन इसका देखो आप मतलब समझोगे कि हम तो मतलब ये बनाते हैं, हालांकि हम सब एटम को गलत बनाते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि बनाना कैसा चाहिए। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्टुलेट, आप लोगों के पास जो फर्स्ट पोस्टुलेट था, मैंने आपको क्यों बताया, देखो कूलम्बिक फोर्स ने क्या किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए। तो आप लोगों के पास F कूलम्बिक, क्या F कूलम्बिक इज इक्वल टू व्हाट, F सेंट्रीपिटल। ये अकॉर्डिंग टू व्हाट, फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स उसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अब ये आपके पास इक्वल होता है K(Q1 Q2) डिवाइड बाई R का स्क्वायर, और ये इक्वल होता है mv² डिवाइड बाई R। अब आपके पास क्या है, आपके पास एक एटम है और उसमें क्या होते हैं, उसमें आप लोगों के पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। तो उसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं Ze, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आप लोगों के पास Q1 क्या हुआ, Q1 आप लोगों के पास हुआ Ze, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E, तो Ze²। क्योंकि मल्टी प्रोटॉन सिस्टम के लिए हो सकते हैं, लिथियम में 3 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए बोहर मॉडल के लिए। देखो आप कंसेप्चुअल आप पढ़ोगे तो एग्जामिनर फिर आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, प्रोटॉन के साथ कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास ये और ये क्या हुआ, कैंसल, तो यहाँ पर क्या बचा, R बचा इज इक्वल टू mv²। अगर मैं v² को फाइंड करना चाहूँ तो v² इज इक्वल टू kZe² अपान Rm, ये आया। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट, मैंने आपको सेकेंड पोस्टुलेट में क्या बताया, मैंने आपको सेकेंड पोस्टुलेट में बताया कि आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आप लोगों के पास इक्वल होता है mvr इज इक्वल टू nh अपान 2π। तो v किस चीज का इक्वल हो जाएगा, v इक्वल हो जाएगा, v इज इक्वल टू nh अपान वट, अपान 2π mr। अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायर ले लूं, क्योंकि यहाँ पर v पर स्क्वायर है, तो आपके पास हो जाएगा v² n² h², 2π का स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो यह हो जाएगा 4π² n² r²।
या आप v को यहां पर पुट करें तो ऑटोमेटिकली उस पर स्क्वायर आ जाएगा, सब पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूं और ये आप लोगों के पास क्या हो जाए, इक्वेशन नंबर 2 हो जाए। देखो कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि रेडियस क्या होगा। जरूरी नहीं कि मैं कांस्टेंट रखूं मास, मैं अगर बोलूं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट सपोज डबल हो जाए तो रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो रटमारी नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपके पास अगर मैं दोनों को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो ये हो जाएगा के जेड ई स्क्वेयर अपान वट अपान आर एम इंटू वट इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। अब देखिए ये और ये कैंसल, एम स्क्वेयर और ये कैंसल। मैंने क्या फाइंड करना है, रेडियस, तो ये r को क्या करो, इस साइड पर शिफ्ट करो, तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वेयर m, और यहां से यहां पर क्या चला जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर। तो बस सिंपल सी बात है, आपके पास ये कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। आप लोगों ने 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मतलब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, ये कूलम में 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम डिपेंडेंट होता है, परमिटिविटी है ये। तो ये कांस्टेंट है कि नहीं, और इससे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 आता है कि क्या आता है, आप लोगों ने वहां पर पढ़ा है। आप ये भी पुट करें, आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के पास क्या है, कांस्टेंट है, तो आप लोगों के पास आर क्या आता है, आर आता है इज इक्वल टू, इन सब का वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 0.529 एंगस्ट्रॉन एंड टू व्हाट, ये कांस्टेंट नहीं है, एन स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट शेल का भी हो सकता है और सेकंड शेल का भी हो सकता है, अपान वट अपान जेड, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी कांस्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम प्लस के लिए 2 और लिथियम डबल प्लस के लिए क्या, डबल आयन के लिए क्या, 3। तो ये आपके पास आता है रेडियस ऑफ बोहर के अकॉर्डिंग जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। अब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए करता हूं, इसके मतलब को समझिए, इसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट का करूं, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का, तो फर्स्ट ऑर्बिट मीन के एन क्या होगा, आपके पास 1 होगा, एन क्या है 1, तो आपके पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। इसको बोला जाता है बोहर रेडियस, क्या, बोहर रेडियस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में A0 से। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है तो उससे फर्स्ट ऑर्बिट कितने डिस्टेंस पर हो सकता है, इतने, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये है 0.529 एंगस्ट्रॉन। अब अगर मैं सेकंड का करूं, किसका करूं, सेकंड का करूं, तो सेकंड में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं सिंपल r0 पुट कर सकता हूं, या पुट करूं 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट, इनटू 2 स्क्वायर मीन 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड ऑर्बिट आएगा, ये फर्स्ट, मतलब इसके साथ ये 4 दफा मल्टीप्लाई करो ना, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो यहां पर आपके पास सेकंड ऑर्बिट आएगा। हम क्या करते हैं, हम 10, हालांकि यहां पर देखो इसका 4 टाइम है, तो देखो अगर ये इतना है 0.529, तो इसके साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूं तो 1 2 1 ये 1 2 3 4, अभी भी मैंने थोड़ा गलत बनाया है, बिल्कुल क्या करें, ठीक बनाए, अभी थोड़ा सा आगे बनाए। अब देखिए आप लोग के पास थर्ड का अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट, इनटू 3 3 9 डिवाइड बाय 1। अब देखिए ये थर्ड ऑर्बिट कितना दूर है न्यूक्लियस से, तो ये देखो अगर ये 1 2 3 4 5
6 7 8 9, तो यहाँ पर आपके पास आना चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो अगर मैं इस दीवार को सर मारूं तो मेरा क्या होना चाहिए? अब मेरा सर उस साइड पर चलना चाहिए। क्या? तो देखो आप लोगों के पास ये इतना बड़ा है, आप कहते हो कि देखने, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो बजाते खुद एक मतलब देख नहीं सकते। अगर कोई और चीज इसमें होता तो देख सकते थे ना। तो देखो ये आप लोग के पास क्या है? ये आप लोग के पास है 0.529 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये कितना छोटा है यार। अगर इसके साथ मैं 9 मल्टीप्लाई भी करूं तो ये इन सब मतलब ये देखे ना कितना, अगर इसके साथ मैं 1000 भी मल्टीप्लाई करूं तो देखो ना कितना स्मॉल है। अगर इसके साथ मैं 1 लाख भी मल्टीप्लाई करूं तो देखो ना, मतलब 1 मीटर उस तक भी नहीं आता, 1 मीटर तक भी नहीं आता वो चीज़। तो कितने होंगे आपके पास? ये आप ऐसा अंडरस्टैंड करें ना, ठीक है। ये बहुत हम बोलते हैं कि कूलम ला लॉन्ग रेंज फोर्स है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो लोग बोलते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्यों? और जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लॉन्ग, क्योंकि वो सन से अर्थ तक लगता है, ऐसा बोलता है। अरे भाई, 2 चार्जेस के लिए 1 मीटर का फासला भी यहाँ से सन तक से दूर है। पॉइंट चार्जेस बहुत स्मॉल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि सदर चले जाओ और एक छोटी सी चुंडी को चौड़ी को सदर को चले जाओ, कौन जल्दी जाएगा? अरे ये सिंपल सी बात है। हम बोलते हैं कि अगर वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है तो वो आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। 2 चार्जेस के लिए 1 मीटर का फासला क्या होता है? देखो ना, आपके पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर इसका मैं 1 पुट करूँ, 2 चार्जेस है 1 1, ठीक है, तो 1 1 डिवाइड बाई 1, तो फिर भी आपके पास फोर्स कितना आता है? 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹, मतलब K का वैल्यू कितना ज़्यादा होता है? ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको पता चला। अब जब मैं फोर्थ का करूंगा, फोर्थ का, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू व्हाट? इंटू 16। अब देखिए, जब मैं जाता हूं अवे तो 16 और 9 में कितना डिफरेंस है? अगर मैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। R4 और R3 में कितने का डिफरेंस है जी? 6 और 1 7। इन दोनों में कितने का है? 5। इन दोनों में कितने का है? 3। तो देखिए, आप जब अवे जाते हो तो इट्स मीन R4 माइनस R3 इज ग्रेटर देन R3 माइनस R2 इज ग्रेटर देन R2 माइनस R1। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास आता है हीलियम। हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, मतलब अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन ही लिथियम में फास्ट मूवमेंट करेगा, लिथियम +2 में या हीलियम +2 में या हाइड्रोजन में, तो आप इसका भी आंसर कैसे करोगे? ठीक है, जस्ट पढ़ना नहीं है, यहाँ पर अंडरस्टैंड करो ये इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अगर इसका मैं क्या करूँ? लिथियम का करूँ, हीलियम का करता हूँ, हीलियम प्लस का। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए क्या है? एप्लीकेबल है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जस्ट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन आया तो फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन के फोर्स ऑफ रिपल, तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की स्टडी बहुत मतलब नहीं कर सकता था यार, फिर डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, हीलियम प्लस का देखिए, आपके पास R क्या आया था? R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू व्हाट? इंटू n स्क्वायर अपॉन व्हाट? अपॉन z, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हीलियम का अगर मैं R1 को क्या करूँ? फाइंड करना चाहूँ फर्स्ट ऑर्बिट का, तो ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू व्हाट? n फर्स्ट 1 डिवाइड, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है?
2। इट्स मीन दैट R1 इज इक्वल टू, जो हीलियम का फर्स्ट रेडियस होता है R1 वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। ये हाइड्रोजन का क्या था, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस था कि नहीं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस क्या था 0.529 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, R1 ऑफ हीलियम इज इक्वल टू R1 ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 2। इट्स मीन दैट रेडियस, जो फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 टाइम है टू द रेडियस ऑफ हीलियम। अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस यहाँ पर है तो हीलियम का यहाँ पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें 2 प्रोटॉन आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए, तो वो करीब हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए ना, जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है फर्स्ट वो 2 टाइम है टू द रेडियस ऑफ हीलियम। तो अगर आप लोगों के पास ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, अगर हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस यहाँ पर आता है तो हीलियम का यहाँ पर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 टाइम होता है टू द रेडियस ऑफ फर्स्ट रेडियस ऑफ हीलियम। यहाँ पर पुट करें ना, देखिए ना, देखो आप लोग के पास क्या आया, आप लोग के पास आया ये हीलियम का फर्स्ट रेडियस, मतलब इतना तो पता चला ये आया। ये हाइड्रोजन का क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था कि नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था। यहाँ पर देखिए, तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पुट किया। ओह शिट, सही है। तो देखिए, आप देखो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस पुट किया। अब देखो यहां पर डिवाइड बाय 2 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन के रेडियस को 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आएगा, हीलियम के रेडियस के बराबर आएगा। या अगर इसको मैं इस साइड पर शिफ्ट करूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द व्हाट 2 टाइम ऑफ द रेडियस ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 2 प्रोटॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो न्यूक्लियस के क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा ना। तो अगर हाइड्रोजन का रेडियस यहाँ पर है, फर्स्ट रेडियस का मतलब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हीलियम का कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मतलब उससे करीब होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा। अब अगर मैं क्या फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट का फाइंड, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछे जाते हैं, फिर आप बोलते हो कि डिफिकल्ट है या ये है या वो है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं थर्ड का फाइंड करना चाहूँ, क्या थर्ड का, तो आप लोग सेकेंड का, सॉरी, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, आप लोग के पास R2 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट, इनटू क्या हो जाएगा सेकेंड का, 2 स्क्वायर मीन 4, नहीं यहाँ पर ऊपर क्या होता है जी, तो यहाँ पर 4 अपॉन व्हाट, अपॉन 2, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट, इनटू 2। ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा सेकेंड का। अब देखो ये आप लोगों के पास क्या था, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन था क्या नहीं, तो मैं क्या R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह भी बोल सकते हो। जो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस है वो 2 टाइम है टू द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है। 0.529 से के साथ क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो ना, उसका डबल है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस इस तरह आप लिथियम के लिए भी कर सकते हो। लिथियम के लिए आप लोग के पास क्या आ जाएगा, लिथियम के लिए आप लोग के पास आज लिथियम मतलब डबल प्लस के लिए, ठीक है, लिथियम के लिए सिंपल एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट, n स्क्वायर मीन 1/3,
तो देखो R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन अपॉन 3। अब ये हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस था कि नहीं? तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ R1 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3, इट्स मीन के रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम टू द रेडियस ऑफ व्हाट? टू द रेडियस ऑफ लिथियम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये न्यूक्लियस है, अगर हाइड्रोजन का रेडियस यहाँ पर है तो इससे 3 टाइम कम करो, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पर लिथियम का फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट होगा लिथियम +2 का, क्योंकि उसमें प्रोटॉन क्या है? ज़्यादा है, तो उसे मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो देखो ना, अब मैंने क्या बोला कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ये इसका 3 टाइम है कि नहीं? 1 2, यहाँ पर देख 1 2 3, समझ नहीं आ रहा? मतलब ये है कि हाइड्रोजन से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट मैं बात करूँ उस डेट तक है फर्स्ट रेडियस, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। सीखी ज्यादती की, हाँ बिल्कुल एग्री, लेकिन वहाँ पर तो आप लोगों के पास हाइड्रोजन में एक शेल था और लिथियम में फिर आप लोगों के पास 2 शेल आते थे। अब आपने क्या किया? इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो एक शेल खत्म हुआ, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन था उसमें 2 प्रोटॉन की वजह से 3 प्रोटॉन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? ज़्यादा हुआ। तो आप लोगों के पास क्या हुआ? वो श्रिंक, मतलब वो कोलेप्स हो जाता है। देखो आप बोलते हो ना कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन हम आते हैं, तो हाइड्रोजन में आप लोगों के पास ये न्यूक्लियस, ये एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम में आप बात करते हो तो लिथियम में आप लोगों के पास ये न्यूक्लियस, ये आप लोगों के पास फर्स्ट शेल एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास सेकंड शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, सॉरी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपने 2 लिथियम +2 की बात कर रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन निकाला, ये शेल तो खत्म हुआ। अब इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पर 3 प्रोटॉन थे, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1 प्रोटॉन है, तो ये कम हो जाएगा, ये आप लोगों के पास यहाँ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। भाई मैं लिथियम की बात नहीं कर, मैं लिथियम +2 की, उसमें उससे इलेक्ट्रॉन चले गए, शेल खत्म हुए हैं, ठीक है। तो ये मतलब हम कल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास क्लास सेकंड का बस टाइम होने वाला है, बस 2 मिनट लेता हूँ आपका, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के पास क्या होता है? आप लोगों के पास अगर मैं हाइड्रोजन दे दूँ, अगर मैं आपको दे दूँ हीलियम प्लस, और मैं आपको दे दूँ लिथियम +2, आप मुझे ये बताएं कि इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन की स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा होगी? देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने देखो फास्टूडेट पढ़ा NH/2π या MVR, क्या MVR = NH/2π, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? MVR = NH/2π, ये पढ़ा, ओके। अब MV और R आप लोगों के पास क्या होता था? 0.529 एंगस्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉन इनटू व्हाट? N2, क्या n² अपान क्या आता था? n²/z = NH/2π। ये और ये क्या कैंसर, क्या कैंसर। मैंने V को क्या करना है? फाइंड करना है। तो V = ZH डिवाइड बाय M अपान 2π, और ये भी यहाँ पर क्या करो? शिफ्ट करो 0.529 एंगस्ट्रॉन। जब हम क्या करते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है? यहाँ पर आप लोगों के पास एक चीज़ की मिसिंग होगी, MVR = NH/2π, ओके।
तो इसकी जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आता है क्या 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मल्टीप्लाई बाई z डिवाइड बाई n इंटू वट n2। यहाँ पर एक n बचा था ना, ये n स्क्वायर था, तो नीचे मैंने बोला ना कि यहाँ पर कुछ बचा था z/n मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर z एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो v क्या करेगा, बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन थे, 3। इसमें कितने थे, 2। इसमें कितने थे, 1। इलेक्ट्रॉन किसमें, सब में 1-1 है। तो जिसका प्रोटॉन नंबर ज्यादा होगा उसका स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे भाई न्यूक्लियर यहाँ पर मतलब 3 कुत्ते, अगर आपका एक सिंपल एग्जांपल लेता है, करे आपका कुत्ता आपका करीब हो तो आप तेज भागोगे कि आपसे दूर हो। जब करीब हो ना तो लिथियम में क्या होता है, जो ऑर्बिट होता है वो बहुत करीब होता है। तो हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के इफेक्ट से अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, फास्ट मूवमेंट करेगा क्या, नहीं। अरे भाई मौत के कुएं में जितना फास्ट मूवमेंट करोगे तो उतना आप बचोगे, अगर स्लो हुए तो नीचे गिर जाओगे। इसलिए वो क्या करता है, एक्सीलरेटर लगाता है, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ना हो कि डायरेक्टली आप क्या करें, बंद करें, ठीक है। तो देखो आप लोग के पास यहाँ पर देखिए ना, ये वैल्यू फिर भी आपको 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 आता है सर। ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है z/n। और यहाँ पर देखिए v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर आप लोग क्या जाते, n मीन ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अगर वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, काइनेटिक एनर्जी। अगर वेलोसिटी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना। ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि किस में इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगा, तो लिथियम +2 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड ज़्यादा है हीलियम प्लस से, और हीलियम प्लस ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। और यह इसको आप उस दूसरे से भी कैलकुलेट कर सकते हो, r की वैल्यू पुट करो n²h² वो, लेकिन मैंने जस्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके और भी मतलब हम वो ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करेंगे, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। और फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इसने फिर भी एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसमें आप लोगों के पास क्या होते हैं, उसमें मतलब आप लोगों के पास क्लियर कट बाउंड्री इतनी नहीं होती। मतलब ये जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं ना, जिस तरह होता है, असल में इसने उस तरह एक्सप्लेन नहीं किया है। तो बोहर कांट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसका टोटली क्या है, अगेंस्ट है। ये पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ फाइंड करता है एनर्जी को, हालांकि ये गलत है। आगे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।